सो अगेन वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल और कार्डियक डिसरिदमियाज की सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट एंड पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। अब तक आपने एट्रिया को बंद किया था, अब आप वेंट्रिकल्स को बंद कर रहे हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हम लोग ने पढ़ लिया था। अब बेटा आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंगे जिसे बोलते हैं ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम। मुझे मालूम आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम। ठीक है, ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम। वेंट्रिकल्स में जितने भी एरिदमियाज होते हैं या डिसरिदमियाज होती हैं वो सब के सब क्या होते हैं बेटा, फैटल होते हैं या लीथल होते हैं। ठीक है, लीथल मतलब प्राणघातक होते हैं, ये भी प्राणघातक है। ठीक, इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम। ये समझेंगे कि वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम क्यों कहते हैं इसको। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं कि ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम होता कैसे है, एक्चुअली है क्या चीज़ ये, व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड दिस। बेटा यहाँ दो कारण हैं, दो कॉजेज़ हैं। ठीक है, व्हेन एसए नोड फेल्स टू क्रिएट इम्पल्स, आपको ये सीरीज मालूम है। ठीक है, एसए नोड दैट इज़ द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट, देन इट इम्पल्सेस गोज टू द एवी नोड, यहाँ पर थोड़ा सा पॉज है, देन इट गोज टू द बंडल ऑफ हिज, देन इट गोज टू द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्लॉक, then bundle branches, then it goes to Purkinje fiber. This is a normal conduction of the heart. ये एक हार्ट का नॉर्मल कंडक्शन है। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश एसए नोड जो है वो इम्पल्स को क्रिएट करना ही फेल हो जाए। ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या है कि एसए नोड इम्पल्सेस को क्रिएट कर रही है। तो पहला कारण क्या है ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम क्या बोलते डिसरिदमियाज होने का, कि एक तो ऐसे नोड इम्पल्सेस को क्रिएट करना ही फेल कर जाए और दूसरा कंडीशन है कि वो क्रिएट कर रही है। अगर पहले कंडीशन को देखेंगे अगर ऐसे नोड इम्पल्सेस को क्रिएट करने में भूल चूक उससे हो जाए तो इम्पल्सेस कहाँ जनरेट होती है, बिलो द एवी नोड। यानी ऐसे नोड तो भूल ही गया इम्पल्सेस जनरेट करने का, एवी नोड तो खैर इम्पल्सेस को जो ऐसे नोड से आती उसको लेता है, फिर उसी इम्पल्सेस को वो क्या करता है जनरेट करके आगे बढ़ाता है थोड़ा सा पॉज लेके। अब यहाँ क्या बोल रहा है, इम्पल्सेस जनरेटेड बिलो द एवी नोड, यानी एवी नोड से नीचे में, यानी बंडल ऑफ हिज और एवी नोड के बीच में से इम्पल्स जनरेट हो रही है। ये दोनों बेटा मिस हो गया इन फर्स्ट कंडीशन। ओके, इन सेकेंड कंडीशन द एसे नोड फायर्स और जनरेट द इम्पल्सेस। मेरी बात समझ गए, अभी इस पहली लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ फेल हो गई और जो इम्पल्स जनरेट हो रही है वो बिलो द एवी नोड हो रही है। ठीक, दूसरे कंडीशन व्हेन इम्पल्स इज क्रिएटेड इन एसे नोड बट कैन नॉट बी कंडक्टेड थ्रू एवी नोड। देखो फिर से समझो, नॉर्मल कंडक्टिव मैकेनिज्म क्या है, इट इज़ फ्रॉम द इम्पल्सेस जनरेटेड फ्रॉम द एसे नोड दैट इज अ नेचुरल पेसमेकर ऑफ योर हार्ट। एसे नोड से बेटा एवी नोड में जाती है वो इम्पल्स, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में जाती है, बंडल ऑफ हिज से वो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में जाती है, देन फ्रॉम बंडल ब्रांचेस इट गोज इनटू द पुरकिंजे फाइबर्स, और पुरकिंजे फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल्स को क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी या वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो ऐसे से जनरेट हो रही है। पहली कंडीशन में ऐसे नोड फेल हो जाता है और ये कहते हैं एवी नोड भी फेल्ड ही है, तो एवी नोड और बंडल ऑफ हिस के बीच में से ही इम्पल्स जनरेट हो रही है। दूसरे में ऐसे नोड से इम्पल्सेस जनरेट तो हो रही है लेकिन जिसको एवी नोड के पास इम्पल्सेस को आना चाहिए वो इम्पल्सेस यहाँ पर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि एवी नोड ब्लॉकेज है। तो सेकंड कंडीशन इज ड्यू टू एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड ब्लॉकेज है। इज दिस क्लियर? लेकिन दोनों ही केस में अगर यहाँ पर जनरेट करना फेल हो जाए, यहाँ पर जनरेट करना सक्सेस हो जाए, दोनों ही केस में पुरकिंजे फाइबर्स ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज एंड इम्पल्सेस। तो अब सारा बोझ कौन ले लेता है बेटा? पुरकिंजे फाइबर्स, और वेंट्रिकल्स को यही क्या कर देता है,
सप्लाई कर देता है, जो बची कुछ जो भी जान बची रहती है उसी को क्या कर देता है, वो जनरेट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मान लो कि 220 वोल्ट का करंट चला, ये मान लो 220 वोल्ट का हार्ट में नहीं होता है, 220 वोल्ट का करंट जनरेट हुआ लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो दोनों ही केस में पुरकंजी फाइबर्स ऑटोमेटिकली जब डिस्चार्ज करेगी तो बेटा 220 पुरकंजी फाइबर्स में आते आते तक 220 तो रह नहीं जाता, तो जो बचा कुचा पावर है वही पावर क्या कर देता है, ये जनरेट कर देता है और वेंट्रिकल्स इसी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उस कंडीशन में ईसीजी में अपने को चेंजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि जो रिमेनिंग पावर है उसी से वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, सिस्टोल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है। नाउ बट इफ इडियोवेंट्रिकुलर रिदम नॉट कॉज्ड बाय एवी ब्लॉक, चलो ये पहली कंडीशन तो एवी ब्लॉक हो गया। एवी ब्लॉक इज़ वेरी मतलब डेंजरस है। अब एवी ब्लॉक यहाँ हो ही गया है तो ये बंडल ऑफ हिज भी मिस कर गया, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस भी मिस कर गई, सीधा पुरकंजी फाइबर ने कंटिन्यू कर दिया उस कंडीशन में भी, ठीक है, उस कंडीशन में भी। लेकिन उस पहली कंडीशन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो यहाँ पर जनरेट हो रही थी, दूसरी कंडीशन में यहाँ जनरेट तो हो रही मगर आगे बढ़ नहीं पा रही है। कन्फ्यूजन नहीं करना। तो क्या होता है, ठीक है। बट इफ आईडीवी रिदम, आईडीवी मतलब इडियोवेंट्रिकुलर रिदम नॉट कॉज्ड बाय एवी ब्लॉक, तो अभी इसको हम हटा देते हैं, इससे नहीं हो रहा है हमारा, तो बेटा फिर क्या होता है, आओ देखते हैं, आओ देखा जाए। समझ रहे हो, ईडियो मतलब इडियट ईडियो मतलब इडियट नहीं होता है, ठीक है। नाउ हाउ डज योर ईसीजी लुक्स, ईसीजी सॉरी ईसीजी व्हाट वी सी इन लीड 1, लीड 1 में ईसीजी हमको क्या होगा बेटा, दिखाई देगा। तो लीड 1 में हमको ईसीजी कैसा दिखाई देता है, सी ओ देखा था। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ गैप, देयर इज अ गैप। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर एक ईसीजी 12 चैनल से निकलती है तो वो 10 सेकेंड्स की होती है। अगर 10 सेकेंड्स में मान लीजिए 10 ग्राफ आ रहे हैं तो इसको 1 मिनट में हम कितनी बीट्स कैलकुलेट कर देते हैं, 60, यही करते हैं, ठीक है। मेरी पुरानी वीडियो जाके देखना। अब यहाँ पर ही क्या है कि 4 या 5 इतनी ही बीट्स आ रही हैं। डू यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अब इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर हम वेंट्रिकुलर रिदम की बात करें तो तुमको यहाँ पहले से दिख रहा है कि रिदम क्या है बेटा, स्लो है, रिदम इज स्लो, ठीक है। वेंट्रिकुलर रिदम इज वेरी स्लो, सॉरी रेट की बात करेंगे, अभी तो हम रिदम की बात नहीं करेंगे। वेंट्रिकुलर रेट, वेंट्रिकुलर रेट 20 से, ठीक है, वेंट्रिकुलर रेट 20 से 40 बीट पर मिनट बस आती है, 20 से 40 बीट सिर्फ पर मिनट आती है। लेकिन इन केस इफ दिस वेंट्रिकुलर रेट एक्सीड्स 40 बीट्स पर मिनट, अगर 40 बीट पर मिनट से एक्सीड कर जाए तब क्या बोलते हैं, देन इट इज कॉल्ड एक्सीलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम। ओके, एक्सीलरेटेड। देखो अब समझ गए। लास्ट वाले में अगर आप हमारा वीडियो बैक करके देखोगे तो इसमें हमने क्या लिखा था कि अगर एवी नोड के ब्लॉकेज से इडियोवेंट्रिकुलर रिदम नहीं गड़बड़ा रहा है तो क्या होगा, नॉर्मली 20 से 40 बीट्स पर मिनट ही आती हैं। बहुत ज़्यादा अगर 40 बीट्स पर मिनट से उड़ जाए ऊपर तो बेटा ये एक्सेलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम कहते हैं। इसका मतलब ये होता है मोस्टली जो एथलीट्स होते हैं ना, मोस्टली जो एथलीट्स होते हैं उनका जो वेंट्रिकुलर रेट होता है दैट इज़ ऑलवेज स्लो, दैट इज़ ऑलवेज स्लो, 50 से 60 के बीच में रहता है। लेकिन इफ़ दे डू सम एक्सट्रीनस एक्सरसाइज, वो दौड़ते हैं, भागते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं या जो भी करते हैं, तो ये क्या हो जाती, बढ़ जाती है। ये 70 to 80 भी जा सकती है और 90 भी जा सकती है। नॉर्मली उनकी 50 से 60 होती है,
ठीक है। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज करते हैं 70, 80, 90 भी जा सकती है। इस कंडीशन में इस बीट को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम। लेकिन फिर जैसे ही वो आराम करते हैं वैसे फिर कहाँ पे आ जाती है, 50 से 60 के बीच में। तो एथलीट्स के लिए तो ये नॉर्मल है, ठीक है, एथलीट्स के लिए तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इसके साथ कुछ कंडीशन या डिजीज कंडीशन एसोसिएटेड देन दैट इज़ नॉट नॉर्मल। चलो अब हम जल्दी जल्दी बात करेंगे वेंट्रिकुलर रिदम की। तुम देख रहे हो रिदम उल्टा सीधा यहाँ पर ही दिख रहा है, ठीक है, मतलब सीधा बराबर तो चल रहा है, रिदम इज रेगुलर। लेकिन अगर हम QRS कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो QRS कॉम्प्लेक्स बेटा क्या है, दैट इज एबनॉर्मल। QRS कॉम्प्लेक्स अब मैं बता चुका, मैं तुमको बार बार अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या है या QRS शेप क्या है, दैट इज एबनॉर्मल, ठीक है। और QRS का जो ड्यूरेशन है दैट इज 0.12 सेकेंड। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी मैंने तुमको बता दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब तुम क्लियर हो गए कि एक्सीलरेटेड वेंट्रिकुलर रिदम किसे बोलते हैं, ठीक है। चलो अब इसका साइन सिम्टम देख लेते हैं जल्दी से। बहुत सिंपल है, घबराने का कोई बात नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ सीरियस कंडीशन। चलो हटा दो इसको। ओके, आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर। बहुत स्लो हैं हम, लेकिन मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गए होगे तुम। ओके, नाउ सबसे पहले हम कॉजेज देखेंगे। कॉजेज ऑफ एक्सेलरेटेड ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम, AIVR, ठीक है। हम उसकी बात नहीं कर रहे AV ब्लॉक की, उसको बेटा नहीं बात कर रहे, क्योंकि लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था उसमें कि अगर AV ब्लॉक से नहीं हो रहा है तो क्या होता है, ठीक है। तो कॉजेज क्या हो सकते हैं इसके। पहला तो एथलीट्स में वो नॉर्मल होता है, एथलीट्स में नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन प्रीडिस्पोजिंग कॉजेज में क्या है, मायोकार्डाइटिस, ठीक है। तो मायोकार्डाइटिस है बेटा, हार्ट अटैक है, कार्डियोमायोपैथीज है, अगर किसी का रिससिटेशन कर रहे हैं तो वो है, हाइपरकैलेमिया है। हाइपरकैलेमिया मतलब कि पोटेशियम का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा है। और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, डिजॉक्सिन हम कब देते हैं, जब क्या बोलते हैं डिसरिथमियाज होता है या एट्रियल या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है, तब डिजॉक्सिन दिया जाता है, ठीक है। सो मायोकार्डाइटिस, हार्ट फेलियर, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी और क्या बोलते हैं ये रिससिटेशन, ठीक है। सो दीज आर ऑल द कॉजेस विच कैन कॉज इडियोवेंट्रिकुलर रिदम में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। तो बेटा इसका साइन सिम्टम क्या होता है AIVR का, हाँ, थकावट, फटीग और अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। फटीग है, अनकॉन्शियसनेस है, डिजीनेस है एंड हार्ट पल्पिटेशन है। एक्चुअली सिर्फ पल्पिटेशन ही हार्ट में होता है, डिजीनेस, पल्पिटेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इतना तेज़ दिल धड़कता है क्योंकि फोर्स लगाना पड़ता है ना, धक धक पूरी बॉडी में तो ब्लड पहुंचाना है, वेंट्रिकल्स का काम ही यही है, ठीक है। तो पल्पिटेशन होता है जब आपको अपनी हार्ट बीट खुद महसूस होने लगे, ठीक है। चलो अब हम AIVR में करेंगे क्या। अगर AIVR में कार्डियक अरेस्ट नहीं, तो खैर वो सब बातें छोड़ो, हम सिंपल से बातें में चलते हैं। एक्सेलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम जब अगर हो गया है, जैसे मैंने आपको ग्राफ दिखाया, तो वैसे 20 से 40 बीट्स पर मिनट आ रही है, तो सबसे पहले हम क्या देते हैं मैनेजमेंट में बेटा, इफ़ यू डू द मैनेजमेंट, सबसे पहले तुम्हें क्या देना है, एंटीकोलिनर्जिक्स, यानी कि इंजेक्शन एट्रोपिन 0.6 मिलीग्राम IV बोलस सटाक से डाल दो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। इंजेक्शन एड्रिनलिन सब लाइफ सेविंग है, 1:10,000 डाल दो, 1:10,000 डाल दो। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको आप एवरी 4 to 5 मिनट्स फिर दोबारा दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एमरजेंसी ट्रांसकुटेनियस पेसिंग, ये भी मैंने आपको बता चुके हैं, एमरजेंसी ट्रांसकुटेनियस पेसिंग, ये टेम्परेरी है, ठीक है। तो वो लगा दो पेस मेकर, तो जहाँ पर ऐसे नोड से फायरिंग नहीं हो रही थी, पहले वाले केस में नहीं हो रही थी ना, तो फायरिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
और आप क्या कर सकते हैं बेटा, बेड रेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ कार्डियक अरेस्ट भी हो गया तो, अगर कार्डियक अरेस्ट जब तक नहीं है 20 से 40 या 50 में आ रहा तो आप ये सब करना है, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ कार्डियक अरेस्ट भी हो गया बेटा तो इसके साथ साथ आपको CPR भी करना है एंड यू हैव टू डू द कार्डियो डिफिब्रिलेटर। जब तक कार्डियो डिफिब्रिलेटर अरेंज नहीं होता है तब तक के लिए अपने को CPR कंटिन्यूसली करते रहना है। आई थिंक, आई होप ये बेटा समझ में आया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और अगर समझ में नहीं आया होगा तो कुछ बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियोस जो हैं उसको देखा है, उसमें कमेंट भी किया है कि सर उसको एक बार से और बना दीजिए। एक बार से और बनाने का कारण ये नहीं है कि उनको समझ में नहीं आया, कारण उसका ये था उसमें मेरी वॉइस ठीक रही थी। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था, तो बेटा मैं उसको बना दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरा लास्ट टॉपिक जो बचेगा इसमें क्या था, कार्डियक डिसरिदमियाज में, उसको ख़त्म करने के बाद मैं इसको 100% श्योर बनाऊंगा आपके लिए। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, ये कंटेंट से आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो मेरे बच्चों आप उसको पूरा देखा करो वीडियो को, और मेरे ख्याल से आप उसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जैसी आकृति दबा दो। और अच्छाई ये है कि जितना आप सब्सक्रिप्शन करेंगे तो थोड़ा सा इनकम जनरेट होगी तो इससे तुम्हें छुटकारा मिलेगा। फिर यहाँ मस्त एक क्या लगाएंगे, कंप्यूटराइज्ड बोर्ड। ओके, थैंक यू।